नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन अकेडमी आसिंद पर। हाँ, अब हम लगभग ऑफलाइन बैचेज से फ्री हो चुके हैं और आज जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है उस दिन होली का त्यौहार है। हो सकता है ये वीडियो आपको 2 या 3 दिन बाद मिले, क्योंकि उसके बाद रिकॉर्ड के बाद क्या है कि अवकाश है, जिसकी वजह से क्या कि जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल टीचिंग नॉन टीचिंग सारे स्टाफ की क्या है छुट्टी है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि एक तरह से कोचिंग में 2 दिन की छुट्टियां हैं, जिसकी वजह से ये वीडियो आपको हो सकता है 2 या 3 दिन बाद आपको मिले। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 के बारे में। कक्षा 12 का जो आपका जो 9वां पार्ट है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सहसंयोजक यौगिक, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही ईजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो है इससे बनते हैं। इसकी जो एक्सरसाइज सीट है वो मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है आपके विद्यालय के अंदर या जिस भी इंस्टीट्यूट में आप कोचिंग सेंटर में आप पढ़ रहे हो वहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपके हो गया होगा, कोर्स भी हो गया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ, ये मान के चल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को देखेंगे। जो भी आपकी कोई कमियाँ हैं, वैसे तो मैं मान रहा हूँ कि आपने ऑफलाइन बैच से में ये पढ़ लिया होगा जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, और इसके अलावा की जो भी छोटी मोटी कमियां हैं एज ए रिवीजन के रूप में आप इस अध्याय को ले और देखें कि जो भी आपकी कमियां हैं वो निखर जाए और एक प्रकार से 1-2 घंटे में जो भी है जितना भी बड़ा अपना ये वीडियो बनेगा आपका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज जो सीट है इस चैप्टर की आप टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड कर ले, हमने लिंक भी दे रखा है। अगर आपको जानकारी नहीं हो तो अडानी एजुकेशन के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आइए हम ये अध्याय शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है उप सहसंयोजक यौगिक। उप सहसंयोजक यौगिक। चैप्टर के नाम से पता चल रहा है, मुझे इसके परिचय देने की आवश्यकता नहीं है कि उप सहसंयोजक यौगिक क्या होंगे। जाहिर सी बात है कि जिनके अंदर उप सहसंयोजक बंध होगा, जिन यौगिकों में उप सहसंयोजक बंध होगा वो क्या होंगे, उप सहसंयोजक यौगिक होंगे। अब बात ये आती है कि ये उप सहसंयोजक बंध होता क्या है ना। तो आपने पढ़ा होगा, देखो सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ा होगा कि एक बंध के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के जो पेयर होते हैं या यूं अपन के इलेक्ट्रॉन के जो युग्म होते हैं, एक बंध के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ठीक है, यानी एक बंध के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक परमाणु के द्वारा, एक परमाणु इधर से दूसरा परमाणु इधर से, यानी इलेक्ट्रॉन के साझे से जो बंध बनता है उसे अपन सहसंयोजक बंध कहते हैं। और यदि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु द्वारा दिया जाता है या दिए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो यहाँ अपन इसी उप सहसंयोजक बंध के बारे में बात करेंगे। तो उपसहसंयोजक की परिभाषा क्या हो जाएगी, जिन यौगिकों में कौन सा बंध होता है, उप सहसंयोजक बंध होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो योगात्मक यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं। योगात्मक यौगिक, देखिएगा योगात्मक यौगिक क्या होते हैं कि एक, जैसे कि आपके पास अपन यूं कह सकते हैं कि सरल यौगिक हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक सरल स्थायी यौगिकों को जब अपन क्या करेंगे, वाष्पित करेंगे एक निश्चित अनुपात के अंदर, या यूं कह सकते हैं उनके आणविक अनुपात के अंदर। जब 2 या 2 से अधिक सरल स्थायी यौगिकों को उसके एक आणविक अनुपात में जब क्या किया जाता है, वाष्पित यानी गर्म करके वाष्पित किया जाता है, तो उसके बाद जो क्रिस्टल जो बनते हैं उन क्रिस्टल को अपन क्या कहते हैं, योगात्मक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, योगात्मक यौगिक। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे मान लो फिटकरी हो गया, कार्नलाइट हो गया, मोहर लवण हो गया, है ना। जैसे फिटकरी जो है, फिटकरी का अगर अपन बात करें तो आपको सबको पता होगा क्या होता है फिटकरी, K2SO4 Al2SO4 .24H2O, है ना। जैसे ये क्या गया, आपके फिटकरी हो गया, क्या हो गया, फिटकरी SO3, है ना, SO4 ये इसको अपन क्या बोलते हैं, फिटकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिटकरी। फिटकरी बोल सकते हैं, या इसको और बोलते हैं पोटास एलम। क्या कहते हैं, पोटास एलम। ये एक प्रकार का क्या है,
योगात्मक यौगिक है। क्या है? योगात्मक यौगिक। उसी प्रकार से जैसे मान लो कि आपके मोहर लवण है। मोहर लवण क्या होता है? FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और जल का जो होता है, यानी FeSO4 डॉट NH4 SO4 डॉट 6H2O, ये होता है आपका मोहर लवण। क्या होता है? मोहर लवण। उसी प्रकार से जैसे मान लो कार्नेलाइट KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, ये होता है कार्नेलाइट। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं आपके, ये किसके एग्जाम्पल है? योगात्मक यौगिक के एग्जाम्पल है। किसके हैं? योगात्मक यौगिक। यानी इसके अंदर अपन मिलाएगा कैसे? जैसे मान लो पोटेशियम सल्फेट प्लस, बुक के अंदर आप सारा दे रखा है, सीधा सा है, मैं एक से रिवीजन बता रहा हूं आपको। पोटेशियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस जल, उसी प्रकार से फेरस सल्फेट प्लस अमोनियम सल्फेट प्लस जल, पोटेशियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस जल। ठीक है, तो बस इनमें योगात्मक यौगिक है, योग हुआ और कुछ नहीं हुआ, है ना। तो ये आपसे सीधा सा इसका यहां से क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट सीधा, कि फिटकरी का सूत्र लिखिए या मोहर लवण का सूत्र लिखिए या कार्नेलाइट का सूत्र लिखिए। एक यहां से एक सीधा सा क्वेश्चन आपके एक बन सकता है। ठीक है जी। चलो, उसके बाद अपन बात करते हैं द्विक लवण के बारे में। द्विक लवण क्या होता है? देखो, द्विक लवण होते हैं ऐसे यौगिक जो जल में क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं, और उसका प्रत्येक आयन अपना स्वतंत्र परीक्षण देता है ना। उसका प्रत्येक आयन अपना स्वतंत्र परीक्षण देता है, उसे अपन बोलते हैं द्विक लवण। क्या कहते हैं? द्विक लवण है। ठीक है, तो द्विक लवण क्या हो गए? डबल साल्ट। जैसे मैं इसका बताता हूं आपको, देखिएगा, जैसे ये फिटकरी है, अगर इसको अपन वियोजित करेंगे तो कैसे? देखो, यहां से ये टूटेगा 2K प्लस प्लस, यहां से देखो SO4 ये भी है, SO4 ये भी है, दोनों को एक साथ लिख रहा हूं मैं, यानी ये हो जाएगा आपका 4SO4 - 2 प्लस, ये हो जाएगा आपका Al+3। यानी इसके प्रत्येक यौगिक जो है वो आयनों में क्या हो गया? वियोजित हो गया। उसी प्रकार से इसको अपन देखें, ये हो जाएगा आपका Fe+2 प्लस SO4, देखो एक तो यहां से एक यहां से, यानी कितना हो जाएगा आपके पास? 2SO4 - 2 प्लस अमोनिया कितना हो जाएगा? 2NH4 प्लस अमोनियम आयन, है ना। उसी प्रकार से इसको अपन देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका? K प्लस Mg+2। अब देखो Cl माइनस कितने हो जाएंगे? 2 और एक ये 3, यानी प्लस 3Cl-। तो इस प्रकार से ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? वियोजित हो जाते हैं, और उनका प्रत्येक आयन अपना स्वतंत्र परीक्षण देता है। देखिएगा, प्रत्येक आयन दिख रहा है यहां पे आपको, प्रत्येक आयन अपना स्वतंत्र परीक्षण देता है। उसे अपन क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विक लवण। प्रत्येक आयन अपना स्वतंत्र परीक्षण देगा तो उसे अपन क्या कहेंगे? द्विक लवण। क्लियर। अगले अपन बात करते हैं संकुल यौगिक के बारे में या जटिल यौगिकों के बारे में। मिटा दे इसको। संकुल यौगिक या जटिल यौगिक क्या होते हैं? देखिए, वो भी क्या होगा, उनमें भी क्या लिखेंगे अपन? उनका भी जलीय विलयन में क्या हो जाता है? वियोजन हो जाता है, लेकिन उनका प्रत्येक आयन जो है अपना स्वतंत्र परीक्षण नहीं देता है। प्रत्येक आयन अपना स्वतंत्र परीक्षण नहीं देता है। जैसे मैं लिख रहा हूं K4FeCN6, ये है। जब इसको अपन तोड़ेंगे तो टूटेगा 4K प्लस FeCN6, और यह ऊपर क्या जाएगा आपका? -4, है ना, इस तरह से। तो देखिएगा यहां पर क्या स्वतंत्र परीक्षण दे रहा है क्या? साइनाइड, अगर इसको अगर अपन टूटना तो ऐसे टूट चाहिए था, ये Fe+2 और Cn- के रूप में, लेकिन नहीं टूटा, ये पूरी तरह से नहीं टूटा। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं संकुल यौगिक। क्या बोलते हैं? संकुल यौगिक। तो द्विक लवण किसे कहेंगे? यानी जिनका जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजन हो जाता है और उसका प्रत्येक आयन अपना स्वतंत्र परीक्षण देता है, तो वो क्या कहलाता है? द्विक लवण कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विक लवण। और यदि प्रत्येक आयन अपना स्वतंत्र परीक्षण नहीं देगा तो उसे अपन बोलेंगे संकुल यौगिक। क्या कहेंगे? संकुल यौगिक। तो अपने को इस चैप्टर में इस प्रकार के यौगिकों के बारे में पढ़ना है कि ये जो संकुल यौगिक होते हैं, इनके गुण क्या क्या हैं, ये किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, इनका नामकरण जो है वो किस प्रकार से लिखा जाता है ना। ठीक है,
चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन इसके बारे में आज भी, आखिरकार ये क्या होता है इनमें, समझिएगा ध्यान से। मैं एक बार आपको बता देता हूं पूरा का पूरा, देखिएगा इसमें किस तरह से अपने को संरचना मिलने वाली है। जो भी अपन ने देखा था उसके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं अभी। देखिएगा ये लिखा हूं मैं, जैसे मान लो कि K4 Fe और ये CN6 ये लिखा हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो बड़े कोष्टक में जिसको लिख रखा मैंने, ये वाला जो भाग है ये बड़े कोष्टक में, इसको मैं इसी तरह से कर रहा हूं मैं। ये जो बड़े कोष्टक में जो लिखा हुआ है इसको कहा जाता है समन्वय मंडल। क्या कहा जाता है? समन्वय मंडल कहा जाता है। इसको अपन बोलते हैं समन्वय मंडल कह लो, या उपसहसंयोजन मंडल कह लो, या समन्वय सत्ता कह लो, या उपसहसंयोजन सत्ता कह लो। जो बड़े कोष्टक में जो लिखा जाएगा, ये जो आप देख रहे हो बड़े कोष्टक में पूरा जो लिखा जाता है उसको कहा जाता है समन्वय मंडल। बाहर जो आपको दिख रहा है ये वाला भाग, इसको कहते हैं आयन मंडल। क्या कहते हैं? आयन मंडल। ध्यान देने वाली बात है कि आयन मंडल में इधर जो भी होगा वो हमेशा कौन सा भाग होगा? धनावेशित भाग होगा। और इधर अगर कुछ लिख रखा है तो वो कौन सा होगा? हमेशा ऋणावेशित होगा। मोस्ट ऑफली बता रहा हूं मैं, 95% केस में आपको यही मिलेगा। ठीक है, इधर जो लिखा होगा वो कौन सा होगा? धनावेशित, यानी ये आपके K+ है। और इधर जो अगर मान लो लिख दिया, मान लो मैंने जैसे मान लो लिख लिया मैंने Cl2, ये भी क्या है? एक प्रकार का आयन मंडल है। क्या है? आयन मंडल है। ठीक है, लेकिन अपन जानते हैं ये क्या होता है? Cl- होता है। तो इधर जो भी आयन मंडल लिखा जाएगा कोष्टक के बाहर, बड़े कोष्टक के बाहर, ध्यान दीजिएगा, बड़े कोष्टक के बाहर चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, बड़े कोष्टक के बाहर लेफ्ट साइड या राइट साइड में जो भी आपको यौगिक मिलेगा या परमाणु का समूह मिलेगा उसे अपन क्या कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं। और बड़े कोष्टक में जो लिखा जाता है वो क्या होता है? समन्वय मंडल या उपसहसंयोजन मंडल या समन्वय सत्ता जो है वो कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा इस बड़े कोष्टक के अंदर चलते हैं। बड़े कोष्टक के अंदर ये जो आपको आयरन दिख रहा है इसको अपन बोलते हैं धातु आयन। क्या कहते हैं? धातु आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु आयन। धातु आयन के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, धातु आयन या तो क्या होगा? धनावेशित होगा या फिर क्या होगा? उदासीन होगा। धातु आयन जो है या तो धनावेशित होगा या उदासीन होगा, ऋणावेशित कभी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, धातु आयन या तो धनावेशित होगा या उदासीन होगा, ऋणावेशित कभी नहीं होगा। ठीक है, अगला ये जो दिख रहा है ना आपको बड़े कोष्टक के अंदर एक छोटा कोष्टक और बना हुआ है, इस छोटे कोष्टक में जो लिखा हुआ है इसको अपन कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड के बारे में ध्यान रखिएगा, लिगेंड या तो क्या होगा? ऋणावेशित होगा या उदासीन होगा, धनावेशित कभी नहीं होगा। लिगेंड या तो ऋणावेशित होगा या उदासीन होगा, धनावेशित कभी नहीं होगा। अब बात आती है सर धनावेशित क्यों नहीं होगा? देखिएगा अभी अपन परिभाषा की बात करेंगे तब आगे अपन बताऊंगा आपको। और ये जो नीचे जो संख्या लिख रखी है ना आपको, ये दिख रही होगी, ये होती है लिगेंड की संख्या। क्या होती है भाई? कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, लिगेंड की संख्या। तो ये एक मोटे मोटे तौर पर अपन ने एक जो सहसंयोजक यौगिक या जिसे अपन बोल सकते हैं संकुल यौगिक है उसके बारे में अपन एक छोटा परिचय देखा कि बड़े कोष्टक में जो लिखा जाएगा वो क्या होगा? समन्वय मंडल होगा। बड़े कोष्टक में जो भी लिखा होगा वो क्या होगा? समन्वय मंडल। इसके अंदर यहाँ जो आपको मिलेगा, जैसे ही बड़ा कोष्टक आप देखोगे वहां पर जो आपको मिलने वाला है जो धातु जो होगी उसको अपन बोलते हैं धातु आयन या केंद्रीय धातु आयन भी बोल सकते हैं। इसको केंद्रीय धातु आयन कह सकते हैं या केंद्रीय परमाणु कह सकते हैं, है ना। और उस समय के अंदर बाद जो छोटे कोष्टक में लिखा होगा वो क्या होगा? आपका लिगेंड होगा। हो सकता है कभी कभी कोष्टक नहीं बना हो, लेकिन धातु तो कभी लिगेंड होगी नहीं, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, लिगेंड के रूप में आपको अधातु के जो समूह है वो मिलेंगे, अधातुओं के समूह। ठीक है, यहां जो संख्या मिलेगी वो कौन सी होगी? आपके लिगेंड की संख्या। बाहर बड़े कोष्टक के बाहर लेफ्ट साइड या राइट साइड में जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा? आयन मंडल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयन मंडल। अब बात यह आती है कि सर धातु आयन किसे कहते हैं? तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, इसको बार मिटा रहा हूं मैं, मिटा दें। यहां जो अब अपने को समझने वाली बात है कि यहां पर दो चीजें अपन ने देखी, एक तो है धातु और एक है लिगेंड, है ना। इस तरह से एक बड़ा कोष्टक भी अपन ने बनाया था, उसके अंदर एक तो था मेटल और एक था लिगेंड। ये इस प्रकार से एक संरचना में बना के समझा रहा हूं।
जो उपसहसंयोजक बंध जो होता है ना, असल में लिगेंड और धातु के मध्य होता है। उपसहसंयोजक बंध जो होता है, संकुल यौगिक जो अभी अपन बात कर रहे हैं, चैप्टर का नाम ही क्या है, उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है, तो यहां जो उपसहसंयोजक बंध जो होता है वो किसके मध्य होता है, धातु और लिगेंड के मध्य होता है। उपसहसंयोजक बंध धातु और लिगेंड के मध्य जो है उपसहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, अब देखिएगा लिगेंड क्या होते हैं। लिगेंड परमाणु के वो समूह होते हैं, लिगेंड परमाणु के वो समूह होते हैं जो धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, है ना। गर्मी आ गई है, गला बहुत सूखता है। देखिए लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड परमाणु या परमाणुओं के वो समूह होते हैं, लिगेंड परमाणु या परमाणु के वो समूह होते हैं जो धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। इसका मतलब इनके बीच में जो बंध बन रहा है उनमें इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, उनमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है लिगेंड। उनमें जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो कौन दे रहा है, लिगेंड दे रहा है, ये तो दे रहा है ना। इसका मतलब सर ये जो बंध बना है ये उपसहसंयोजक बंध है। शाबाश, यही बता रहा हूं मैं आपको। लिगेंड धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है और इसलिए उनके बीच में एक बंध बनता है, क्योंकि यहां दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु द्वारा दान किए जा रहे हैं, इसलिए यहां जो बंध बनेगा वो कौन सा होगा, उपसहसंयोजक बंध होगा। कौन सा होगा, उपसहसंयोजक बंध। अब बताओ कि यहां इलेक्ट्रॉन दान कौन कर रहा है, सर यहां लिगेंड इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। तो बताओ अगर किसी के ऊपर धनावेश है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर किसी के ऊपर धनावेश है इसका मतलब हुआ कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो बताओ अगर लिगेंड पर अगर धनावेश है मतलब क्या हुआ, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या वो किसी को इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। इसलिए लिगेंड पर कभी धनावेश नहीं होगा। लिगेंड या तो क्या होगा, ऋणावेशित होगा, या लिगेंड क्या होगा, उदासीन होगा, धनावेशित कभी नहीं होगा। ठीक है, दूसरा अपन बात करते हैं धातु परमाणु। धातु परमाणु के लिए अपन क्या कह सकते हैं, जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो लिगेंड से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वो क्या होगा, धातु आयन होगा। किसरा आपने कहा, धातु आयन पर कभी ऋणावेश नहीं होगा, या तो धनावेश होगा या उदासीन होगा। अब बताओ कि धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अगर मैं आपको कह दूं कि भाई किसी परमाणु के ऊपर ऋणावेश है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर मान लो धातु के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, धातु के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो क्या वो इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं लेगा। इसलिए धातु परमाणु पर ऋणावेश नहीं होगा। धातु परमाणु या तो धनावेशित होगी या उदासीन होगी। उसी प्रकार से लिगेंड या तो ऋणावेशित होगा या उदासीन होगा, धनावेशित नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि सर धातु परमाणु कौन सी होती है। तो ध्यान रखना, यहां जो अपने को धातु परमाणु मिलेंगे वो मिलेंगे डी ब्लॉक के तत्व मिलेंगे। कौन से मिलेंगे, डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, सर डी ब्लॉक के तत्व ही क्यों मिलते हैं, एस ब्लॉक के तत्व क्यों नहीं होते हैं इसके अंदर, पी ब्लॉक में भी कुछ धातु हैं वो क्यों नहीं होती है। देखिएगा यहां पर समझने वाली बात यह है कि यहां इलेक्ट्रॉन युग्म दान किए जा रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अगर दो एक साथ आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जिनके पास कक्षक खाली होंगे, अगर आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, धातु अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ले रही है लिगेंड से, तो उसके पास कक्षक क्या चाहिए, खाली होने चाहिए ना। भरे हुए कक्षक में तो इलेक्ट्रॉन दिए नहीं जा सकते, भरे हुए कक्षक में तो इलेक्ट्रॉन देना संभव ही नहीं है। इसलिए डी कक्षक जो है, रिक्त डी कक्षक जिनके अंदर होगा, जिन धातु के अंदर रिक्त डी कक्षक होगा, वो ही धातुएं क्या बनाएगी, संकुल यौगिक बनाएगी। और इस प्रकार के रिक्त डी कक्षक वाले जो तत्व हैं वो अपने को कहां मिलते हैं, डी ब्लॉक में मिलते हैं। कहां मिलते हैं, डी ब्लॉक में। इसलिए मुख्य रूप से डी ब्लॉक के तत्व जो है वो ही क्या बनाते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं। तो आपका जो चैप्टर नंबर 8 है डी व एफ ब्लॉक, तो वहां पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि डी ब्लॉक के तत्व जो है
संक्रमण तत्व बनाते हैं या संक्रमण यौगिकों का निर्माण करते हैं, क्यों करते हैं, संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक के तत्व संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं क्योंकि इनके अंदर रिक्त डी कक्षक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिक्त डी कक्षक पाया जाता है। ठीक है, चलो, तो ये अपन ने यहां तक बात कर ली। अब अपन थोड़ी बात कर लेते हैं लिगेंड के बारे में। किसके बारे में? लिगेंड क्या है, थोड़ा उसको अपन देख लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिगेंड देखिएगा, मैंने बताया था या तो ये क्या होगा, ऋणावेशित होगा, या ये क्या होगा, उदासीन होगा, धनावेशित कभी नहीं होगा। ठीक है, तो वे ऋणावेशित या उदासीन परमाणु जो धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड। अब देखिए इसके प्रकार की अपन बात करते हैं। लिगेंड जो है ये प्रकार होता है जिसका एक दंतुर, द्विदंतुर, एग्जाम्पल में नहीं लिखाऊंगा, समझा दूंगा, त्रिदंतुर, उसी प्रकार से चतुर्दंतुर, पंचदंतुर, षटदंतुर, है ना, इस प्रकार से। अब बात करते हैं आखिर ये एक दंतुर का मतलब क्या होता है। देखिएगा, एक दंतुर क्या होता है, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूं, H2O, जल का एग्जाम्पल लिखता हूं, इसको मैं खोल के लिखता हूं। ये इसके पास ऐसे क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये जल अगर मान लो किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, जल के अणु के द्वारा किसी दूसरे परमाणु को अगर इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा? अब आप कहोगे सर हाइड्रोजन तो दे नहीं सकता क्योंकि उसके पास तो एक ही था और वो एक इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन के साथ बनाने में भाग ले रहा है। तो यहां आप देख सकते हो कि यहां पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर। इसका मतलब ये हुआ कि यहां अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन देगा? वो ऑक्सीजन देगा। कौन देगा? ऑक्सीजन ही देगा। इसका मतलब ये इस लिगेंड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा तो ये लिगेंड हो गया। और इस लिगेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन देने वाले परमाणु कितने हैं? आप कहोगे सर एक ही परमाणु है, ऑक्सीजन ही है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसका मतलब ऐसे लिगेंड जिनमें एक दाता परमाणु हो उसे अपन क्या कहेंगे? एक दंतुर लिगेंड कहेंगे। ऐसे लिगेंड जिनके अंदर एक दाता परमाणु हो उसे हम क्या कहेंगे? एक दंतुर लिगेंड कहेंगे। आगे समझ में? ऐसे लिगेंड जिसमें इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने परमाणु हो? एक परमाणु हो, तो वो कहलाएगा आपका एक दंतुर लिगेंड। सेम परिभाषा अपन यहां अप्लाई करते हैं द्विदंतुर लिगेंड को लेकर। तो द्विदंतुर लिगेंड क्या होंगे? बस सीधी सी, अगर उसके अंदर एक दाता परमाणु था तो अपन उसको एक दंतुर लिगेंड कह दिया। उसी प्रकार से अगर मान लो कि यहां पर दाता परमाणु 2 होंगे तो अपन उसे क्या कह देंगे? द्विदंतुर लिगेंड कह देंगे। सर कोई एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। बिल्कुल, जैसे मैं लिखता हूं NH2 CH2 CH2 NH2। आप जानते हो, एमीन आपने पढ़ चुका। इस तरह देखो, यहां जो एमिनो समूह ये है NH2, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसमें भी देखो। तो यानी यहां पर ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा। तो बताओ इसके अंदर एथिलीन डाइएमीन जो है, इसको अपन क्या बोलते हैं? ये एथिलीन डाइएमीन, इसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं EN। क्या लिखते हैं? EN। तो बताओ इस एथिलीन डाइएमीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाले परमाणु हैं? तो आप कहोगे सर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाले परमाणु हैं। 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाले परमाणु हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब ये हुआ कि ये द्विदंतुर लिगेंड हो गया। क्या हो गया? द्विदंतुर। इसी प्रकार से अगर कोई ऐसा यौगिक है जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन दान करने वाले परमाणु हैं तो वो त्रिदंतुर है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाले परमाणु हैं तो क्या हो जाएगा? पंचदंतुर। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाले परमाणु है तो क्या हो जाएगा? षटदंतुर। क्या हो जाएगा? षटदंतुर। ठीक है, अब इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो षटदंतुर और एक चतुष्कदंतुर जो लिगेंड होते हैं, चतुर्दंतुर भी कह सकते हो आप, चतुर्दंतुर लिगेंड जो होते हैं या चतुर्दंतुर लिगेंड जिसे अपन कहते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है कि एक आएगा आपके EDTA, है ना,
ये -3 -4 में मिल सकता है। आप इसका एक पूरा नाम जो है वो तैयार करके रखें, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। EDTA का पूरा नाम एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो है ना। अगर यहाँ पर -4 हो तो क्या हो जाएगा, टेट्रा एसीटेटो, और यदि इसके ऊपर क्या मिलता है, अगर आपको -3 मिलता है तो क्या हो जाएगा, ट्राई एसीटेटो है ना, एथिलीन डाइअमीन ट्राई एसीटेटो या टेट्रा एसीटेटो। ठीक है, तो ये एक आप थोड़ा तैयार करके जाएं। तो ये अपन ने देखा एक तो लिगेंड के बारे में। एक दंतुर क्या होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाला परमाणु होगा। द्विदंतुर जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाले परमाणु कितने होंगे, 2 होंगे। त्रिदंतुर में कितने होंगे, 4। चतुर्दंतुर में कितने होंगे, त्रिदंतुर में होंगे 3, चतुर्दंतुर में 4, पंचदंतुर में कितने होंगे, 5, और षडदंतुर में कितने होंगे, 6 होंगे। इसके अलावा भी एक लिगेंड और आता है, वो आता है उभयदंती लिगेंड। कौन सा आता है, उभयदंती लिगेंड। जैसे मैं पहले आपके सामने एग्जांपल लिख देता हूं, NO2 है, साइनाइड है, SO2 है, ये है आपके सामने है ना। ये जो लिगेंड है देखिएगा, यहां अगर अपन बात करें कि यहां इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन भी दे सकता है, ऑक्सीजन भी दे सकता है, यहां कार्बन भी दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है, यहां सल्फर भी दे सकता है, ऑक्सीजन भी दे सकता है। कौन दे सकता है, सल्फर भी दे सकता है और ऑक्सीजन भी दे सकता है। तो सर इसका मतलब अगर यहां अगर कार्बन भी देगा, नाइट्रोजन भी देगा तो द्विदंत्र हो गया, ये भी द्विदंत्र। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहां नाइट्रोजन भी दे सकता है, ऑक्सीजन भी दे सकता है, कार्बन भी दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है, सल्फर भी दे सकता है, ऑक्सीजन भी दे सकता है, लेकिन एक समय में एक ही परमाणु देगा। अगर नाइट्रोजन दे रहा है तो ऑक्सीजन नहीं देगा, कार्बन दे रहा है तो नाइट्रोजन नहीं देगा, या यहां ऑक्सीजन दे रहा है तो नाइट्रोजन नहीं देगा। ठीक है, तो सर परिभाषा क्या होगी इसकी, तो परिभाषा क्या होगी, ऐसे लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हो, दे नहीं रहे, उपस्थित है। ऐसे लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हो लेकिन एक समय में एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, उसे कहते हैं उभयदंती लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हो लेकिन एक समय में एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, उसे क्या कहते हैं, उभयदंती लिगेंड कहते हैं। क्लियर? ठीक है, तो सीधा सा क्वेश्चन इसका कई बार पूछा जाता है कि उभयदंती लिगेंड के उदाहरण लिखिए, या इस बार आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। आपने पैटर्न देख लिया होगा, तो यहां पर सीधा वैसा मिल सकता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में कि निम्न में से उभयदंती लिगेंड होगा, तो आपको पता करना है कि उभयदंती लिगेंड होते क्या हैं। ठीक है, चलो अगला जो लिगेंड आता है वो आता है किलेट लिगेंड। कौन सा आता है, किलेट लिगेंड। किलेट लिगेंड क्या होता है इसको समझते हैं, देखिएगा किलेट लिगेंड के बारे में। जैसे मैं कह देता हूं, मान लो कि ये है आयरन है मेरे पास, ठीक है, और यहां पर इसके साथ जो लिगेंड जुड़ा हुआ वो जुड़ा हुआ है, मान लेते EN। कौन जुड़ा हुआ है, EN। एक बार समझना, EN क्या होता है, एथिलीन डाइअमीन होता है। क्या होता है, एथिलीन डाइअमीन। इसकी संरचना कैसे होती है अभी अपन ने देखा था, देखो यहां पर नीचे बना रहा हूं मैं, NH2 CH2 CH2 NH2, ये होती ना, ये होती है इसकी संरचना। ठीक है, अगर मैं यहां पर मान लो 2 लिख देता हूं, इसका मतलब ये कितने हो गए बताओ, 2 हो गए। कितने हो गए, 2। अब मैं इसकी संरचना बना रहा हूं, समझना ध्यान से, देखिएगा। इलेक्ट्रॉन दान करने वाले कौन है, ये है ना, तो यहां लिख रहा हूं मैं, देखिएगा ये NH2 CH2 CH2 और ये NH2, 2 है ना। इसको मिटा देता हूं इधर में। किलेट लिगेंड क्या होता है समझिएगा थोड़ा ध्यान से, इसकी भी परिभाषा कई बार एग्जाम में आपके पूछी जाती है। मैं यहां पर केवल आपको अकॉर्डिंग टू 12th पढ़ा रहा हूं। देखिए, इधर से ये इलेक्ट्रॉन देगा, इधर से ये देगा, इधर से ये देगा, इधर से ये देगा, इस तरह से। ठीक है, अब बताओ यहां पर वलय बनी या नहीं बनी, वलय बन गई, बिल्कुल पैक हो गया। तो ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु आयन के साथ वलय का निर्माण करते हैं, ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु आयन कौन सा हो गया, ये हो गया
ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु आयन के साथ वलय का निर्माण करते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, किलेट लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, किलेट लिगेंड कहते हैं। क्लियर। अब यहां पर समझना ध्यान से, एक शब्द और आता है उपसहसंयोजन संख्या। उपसहसंयोजन संख्या, उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। सर ये क्या होता है, देखिएगा, अगर मान लो कि मैंने लिखा ऐसे Fe और मैंने लिख दिया Cn, क्या लिख दिया Cn, और यहां लिख दिया मैंने Cn6, और ये है, इसको मैंने लिखा इस तरह से, समझना ध्यान से, थोड़ा रट्टा नहीं मारना बिल्कुल भी। En, ये एथिलीन डाइमीन बताओ कितने हैं, 2, तो यहां लिख दिया मैंने 2। ठीक है। अब अगर मान लो मुझे कहा जाए कि यहां कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, मैं कहूंगा 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। यहां कितने जुड़े हुए हैं, मैं कहूंगा 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो देखो कई बार कई किताबों में भी आपको इस प्रकार की परिभाषा मिल जाएगी कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड की संख्या क्या कहलाती है, उपसहसंयोजन संख्या। लेकिन यह गलत है। ठीक है, जुड़े हुए लिगेंड की संख्या नहीं, बंधों की संख्या, कि वो कितने बंध बना रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है ना। अब यहां पर देखो साइनाइड क्या है, एक दंतुर लिगेंड है। साइनाइड एक दंतुर लिगेंड है, यानी साइनाइड एक ही बंध बनाएगा। टोटल साइनाइड कितने हैं, 6 है। तो मैं कह सकता हूं कि इसकी जो उपसहसंयोजन संख्या है वो कितनी होगी, 6 होगी। क्योंकि साइनाइड एक दंतुर लिगेंड है, तो एक लिगेंड एक बंध बनाएगा, 6 लिगेंड 6 बंध बनाएंगे, इसलिए इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी है, 6। यहां से अपन देख सकते हैं। अब अगर आपसे यहां से पूछा जाए कि इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी होती है, तो बहुत बार अपन लगाते थे कि आइडिया सर यहां 6 था तो यहां भी 6 लिख दिया, तो इस हिसाब से यहां से 2 तो यहां भी 2 हो जाएगा। नहीं, गलत हो जाएगा। ये द्विदंतुर लिगेंड है और इसमें एक लिगेंड 2 बंध बनाएगा, तो 2 लिगेंड कितने बनाएंगे, 4 बंध बनाएंगे, देख सकते हो। तो लिगेंड के द्वारा धातु के साथ बनाए गए बंध की संख्या क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। यह नहीं कि धातु के साथ जुड़े हुए लिगेंड की संख्या, नहीं, लिगेंड के द्वारा बनाए गए बंध की संख्या क्या कहलाएगी, समन्वय संख्या। तो बताओ यहां कितने बंध बने, 4, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, ठीक है जी। चलो मिटा दे इसको। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है जिसमें आपको कि ज़्यादा दिमाग पर लोड डालने की जो है वो आवश्यकता पड़े। सीधी सरल भाषा में इसको अपन समझने का प्रयास करेंगे। अगला जो अपना आता है संकुल के बारे में या समन्वय बहुफलक की चर्चा कर लेते हैं। समन्वय बहुफलक क्या होते हैं, देखिएगा, एक शब्द और आता है समन्वय बहुफलक। मेरी हिंदी पे ना जाएं, ठीक है। यह है समन्वय बहुफलक। सर आपने तो हु के बड़ी मात्रा लगा दी, छोटी लगती है, चलता है रे, विज्ञान में क्या है। ठीक है, अब देखिए समन्वय बहुफलक में क्या होगा। अगर मैं अभी आपसे कहूं कि ये एक बड़ा कोष्टक लिखा मैंने और यहां लिख दिया, मान लो मैंने कॉपर लिख देता हूं, मान लो कॉपर, और इधर लिख दिया मान लो मैंने साइनाइड, ये 2, कुछ भी लिख दे, मान लेते हैं एक बार। ठीक है, तो बताओ ये बड़ा कोष्टक क्या कहलाता है। आप कहोगे सर इस बड़े कोष्टक को समन्वय मंडल कहते हैं। अभी पढ़ा था अपन ने, इस बड़े कोष्टक को अपन क्या कहते हैं, समन्वय मंडल। और इस समन्वय मंडल के अंदर ये है केंद्रीय धातु आयन और ये है लिगेंड। ठीक है, तो समन्वय मंडल जो होता है उसमें केंद्रीय धातु आयन के साथ लिगेंड जिस प्रकार की व्यवस्था में जुड़े होते हैं, जिस प्रकार की व्यवस्था में जुड़े होते हैं, उसे अपन बोलते हैं समन्वय बहुफलक कहते हैं। क्या कहते हैं, समन्वय बहुफलक। अब ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, पिरामिडीय हो सकता है, अष्टफलकीय हो सकता है ना। जैसे मान लो कि वर्गाकार की मैं बात करूं, जैसे मान लो वर्गाकार नहीं, समन्वय बहुफलक कैसे हो जाएगा आपका, इस तरह से ये है, ये मान लो कि आपका मेटल हो गया, इधर ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, यानी ये हो गया आपके लिगेंड, है ना। ये हो गया आपके कौन सा,
वर्गाकार समन्वय बहुफलक हो गया। कौन सा हो गया? वर्गाकार समन्वय बहुफलक हो गया। उसी प्रकार से त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, जैसे अपन मान लो मैं बनाना चाहूं, जैसे ये है इस तरह से, सॉरी ये मेटल हो गया आपका इस तरह से, ये लिगेंड लिगेंड लिगेंड, इधर भी ये लिगेंड इधर भी ये लिगेंड, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय हो गया। उसी प्रकार से अगर मान लो अष्टफलकीय बनाना चाहे तो कैसे हो जाएगा? देखिए अष्टफलकीय का थोड़ा ध्यान से देखना, इधर ध्यान से मैं बना रहा हूं, ध्यान पूरा बोर्ड पे होना चाहिए। अब ये एक प्रकार का मैं ऐसे बना देता हूं वर्ग। अष्टफलकीय के अंदर टोटल 6 लिगेंड होंगे। कितने होंगे? 6 लिगेंड। इस तरह से देखिएगा, ये लिगेंड ये लिगेंड ये लिगेंड, इस तरह से टोटल लिगेंड कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6। अब देखिए इसकी कैसी बनेगी, देखो इसको इधर से मिला लिया, ये मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इससे मिला लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये है ना, इसको मिलाओ इससे, ये वाले भाग से ऐसे, ये इधर, और इसको मिलाओ नीचे यहाँ पे। अष्टफलकीय की संरचना कैसी बनती है वो बता रहा हूँ मैं आपको। इसको मिलाओ इसके नीचे ऐसे, और इसको यहाँ मिला लो, ये हो गया अष्टफलकीय बहुफलक। कौन सा हो गया? अष्टफलकीय बहुफलक हो गया। ठीक है, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी और भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा इसमें ऐसा लोड लेने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो। तो उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आप क्या आता है? होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक लिगेंड, सॉरी संकुल, लिगेंड नहीं संकुल। एक तो आता है आपके होमोलेप्टिक संकुल, होमोलेप्टिक संकुल, और एक आता है हेट्रोलेप्टिक संकुल। हेट्रोलेप्टिक संकुल बहुत ही इजी है, और इनको भी आप इंपॉर्टेंट कर देना। यहां से भी आपको डेफिनेशन या सीधा सा एग्जाम्पल जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के ये लिगेंड है ना। देखिएगा मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूं, K4, एक ही एग्जाम्पल लिखूंगा, बाकी वैसे अपने आप समझ में आ जाएगा आपके। CN6, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि इसके अंदर लिगेंड कितने हैं, आप कहोगे 6। कौन से हैं? आप कहोगे सर साइनाइड है। कौन से है? साइनाइड है। ठीक है, और मैं जैसे इधर लिखता हूं एक एग्जाम्पल, प्लेटिनम NH3 2 और Cl4, इस तरह से मान लेते हैं, ये मैंने लिखा है एक। ठीक है, अब उसके अंदर मैं कहूं आपको कि लिगेंड कितने हैं बताओ। अब देखिएगा ध्यान से, ये तो है केंद्रीय धातु आयन, इसमें भी ये है केंद्रीय धातु आयन, ये है आपका आयन मंडल, इसके अंदर कोई आयन मंडल नहीं है। इसमें ये है आपका लिगेंड, इसमें ये भी लिगेंड है और ये भी क्या है? लिगेंड है। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो कि ये जो एक संकुल यौगिक है इसके अंदर एक ही प्रकार के लिगेंड है, जबकि इसके अंदर 2 प्रकार के लिगेंड है। परिभाषा समझ में आ गई? अरे आई कि नहीं आई? बस हो गया, हो गया। और क्या है यार, होमोलेप्टिक संकुल क्या होंगे कि ऐसे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े हो वो होमोलेप्टिक हो गया, और जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ भिन्न प्रकार के लिगेंड जुड़े हो वो हेट्रोलेप्टिक हो गया। बस खत्म है, खत्म है कहानी, इतना ही है बस। अब तो एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं आपको, कैसे भी कितने भी प्रकार के दिए जा सकते हैं, किसी भी प्रकार के दिए जा सकते हैं, है ना। अपने पास इतने समय नहीं है कि अपन ज़्यादा एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके कि आपके एग्जाम जो है पास में है ना, तो इतना समय नहीं। किताब के अंदर आप देखोगे, एग्जाम्पल देखोगे, समझ में आ जाएगा। और मैंने आपको शुरुआत में बता देते कि इसके जो क्वेश्चन जो पेपर है ना, प्रैक्टिस सेट, वो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, और रेगुलर कल भी हमारे, जैसे कि मान लो कि कल तो क्या 30 तारीख को 30 मार्च को हमारे यहाँ पर ऑफलाइन बैच में चैप्टर नंबर 12, 13 और 16 यानी आपके एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन और त्रिविम रसायन, इन चैप्टर का क्या है? टेस्ट है। ठीक है,
तो उसका भी पेपर जो है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा टेस्ट होने के बाद। पहले तो नहीं डाल सकते, ऐसे तो फिर यहाँ के बहुत सारे बच्चों ने भी टेलीग्राम ज्वाइन करा, आउट हो जाएगा पेपर ऐसे। तो टेस्ट होने के बाद वो पेपर जो है हम डाल देंगे, है ना। तो वहाँ से आप उसको सोल्व करें बिल्कुल बढ़िया से। तो समझ में आ गया आपको होमोलेप्टिक संकुल क्या होगा, हेटेरोलेप्टिक संकुल क्या होगा। ठीक है जी, क्लियर, कंप्लीट, मिटा दें। चलो अगला देखते हैं। अगला आता है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, कैसे निकालते हैं इसकी, समझना ध्यान से। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, जो आपने 11th में पढ़ा वैसे ही है ये पूरा का पूरा। K4 सर आप इसके पीछे पड़ गए हो पूरी तरह से। अरे ये फेमस एग्जांपल है ये CN6। ठीक है, अब यहां आपको करना क्या होगा देखिएगा। लिगेंड के नाम पता क्या है जो भी आपको याद करने पड़ेंगे, उस पर आवेश आपको ध्यान में होना चाहिए, है ना। किसी लिगेंड पर कितना आवेश है ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब देखिएगा यहां पर पोटेशियम कितने हैं, 4, तो ये लिखा मैंने 4, और पोटेशियम की कितनी होती है +1, तो ये +1। ठीक है, फिर लगाया प्लस। आयरन की निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या हमेशा किसकी निकलेगी, केंद्रीय धातु आयन की निकलेगी। आयरन की निकालनी तो इसको मान लिया मैंने X प्लस। साइनाइड कितना है रे, साइनाइड है 6, साइनाइड की कितनी होती है -1। क्या इसके ऊपर कोई आवेश है क्या, सर नहीं है, तो 0। इस पर कोई आवेश नहीं है इसलिए यहां पर क्या जाएगा 0। यदि यहां अगर -2 होता तो मैं यहां पे -2 लिखता, यदि यहां +2 होता तो मैं यहां पे +2 लिखता, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां पर आपको कैलकुलेट करना है X। क्या कैलकुलेट करना है, X निकालना है और कुछ नहीं निकालना है। क्या निकालना है, X। तो बताओ यहां से X बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, +2। X बराबर क्या आ जाएगा, +2। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। सर समझ में नहीं आया, सर एक और बता दो। चलो एक और बता देते हैं। प्लेटिनम NH3 2Cl3 ये ले लिया। चलो इसकी आपको क्या निकालनी है, इसमें प्लेटिनम की क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या। चलो जिसकी निकालनी है उसको क्या माने, यहां तो कुछ है ही नहीं, जिसकी निकालनी इसको क्या मान लेंगे, X प्लस। अमोनिया कितने हैं, 2। अमोनिया की कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0 प्लस। क्लोरीन, क्लोरीन कितने हैं, 3। क्लोरीन की कितनी होती है, -1। कितनी होती है, -1। अब निकाल लो यहां से X बराबर। सर हमें कैसे पता चलेगा किसकी कितनी होती है, मुन्ना ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जिस पर जितना आवेश है, जैसे मान लो SO4 है, SO4 पर क्या होता है, -2, तो कितनी होगी उसकी, -2। हेलोजन की आपको पता ही है कि -1 लेते हैं जनरली। H2O जल के ऊपर कोई आवेश है क्या, नहीं है, तो क्या हो जाएगी 0। एमीन NH3 क्या इस पर कोई आवेश है, नहीं है, तो क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो इसकी घबराने की बात नहीं है, आपकी किताब के अंदर सब कुछ दिया हुआ है किसकी कितनी होती है। और इसके IUPAC नाम भी दिए हुए हैं, जल का दिया हुआ है, एमीन का दिया हुआ है, सॉरी अमोनिया का दिया हुआ है। तो ये IUPAC नाम आपको याद रखने हैं। अभी कराऊंगा मैं, अभी कराऊंगा, ज़्यादा एग्जाम्पल मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि प्रैक्टिस के लिए मैंने, देखो पहले बार बार कह रहा हूँ मैं, वहाँ पे मैंने डाल दिए, मैंने लगभग 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डाले मैंने, 40 क्वेश्चन। ठीक है, नामकरण के, केवल नामकरण के 40 क्वेश्चन है। ठीक है, अभी अपन देखेंगे उसको। तो समझ में आ गया यहाँ से कैसे निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या। जिसकी निकालनी है उसको क्या मान लो, X मान लो। क्या मान लो, X, जिसकी निकालनी है। बाकी की ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। लिगेंड की कितनी होती है, यहाँ जो धातु आयन होगा, सॉरी समन्वय आयन मंडल, निकले नहीं मुंह से, अंदर फंस गया, आयन मंडल। ठीक है, यहाँ जो आयन मंडल होगा, यहाँ जो आयन मंडल होगा, उसकी आपको पता होनी चाहिए। धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं IUPAC नामकरण को लेकर। इनका जो IUPAC नामकरण है उसको लेकर चर्चा करते हैं, है ना। IUPAC नामकरण, देखिए IUPAC नामकरण में क्या क्या नियम है समझिएगा।
सबसे पहले नाम लिखा जाएगा धनायन का। सबसे पहले नाम लिखेंगे धनायन का, उसके बाद लिखेंगे लिगेंड की संख्या। क्या लिखेंगे? लिगेंड की संख्या लिखेंगे। लिगेंड की संख्या के बाद लिखेंगे लिगेंड का नाम। क्या लिखेंगे? लिगेंड का नाम। फिर लिखेंगे धातु का नाम और फिर लिखेंगे ऋणायन। क्या लिखेंगे? धातु के नाम के आगे क्या लिखेंगे? उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे ऋणायन। समझना, टेंशन मत लो, क्रम ये रहेगा, क्रम ये रहेगा, इसको ध्यान में रख लो अच्छे से। क्रम ये रहेगा, क्रम ये रहेगा। कोई भी संकुल यौगिक हो, सबसे पहले नाम लिखा जाएगा धनायन का, उसके बाद लिगेंड की संख्या, लिगेंड की संख्या के बाद लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम लिखने के बाद धातु का नाम, धातु के नाम के आगे धातु की ऑक्सीकरण संख्या रोमन संख्या में, और उसके बाद ऋणायन का नाम। ठीक है, उसके बाद किसका नाम? ऋणायन का नाम। ये कैसे लिखेंगे इसको जरा समझे, इसको समझते हैं। बहुत देर बाद लाइट आई। ठीक है, तो धनायन का नाम ध्यान रखना। अब यहां पर धनायन की संख्या को नहीं लिखते हैं, धनायन की संख्या को नहीं लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई भी यौगिक होगा जिसमें सबसे पहले नाम लिखोगे धनायन का, धनायन के बाद लिगेंड की संख्या, लिगेंड की संख्या के बाद लिगेंड का नाम, लिगेंड के नाम के बाद धातु का नाम, धातु के नाम के आगे उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन संख्या में, और लास्ट में लिखेंगे ऋणायन का नाम। ठीक है, तो यहां पर जो कॉमन चीज बता रहा हूं बता देता हूं। धनायन की संख्या को नहीं लिखा जाएगा और ऋणायन की संख्या को नहीं लिखा जाएगा, ध्यान रखना। धनायन की संख्या को नहीं लिखा जाएगा, ऋणायन की संख्या को नहीं लिखा जाएगा। आगे समझ में? धनायन और ऋणायन की संख्या को नहीं लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका लिगेंड। तो पहले अपन लिगेंड पर चर्चा कर लेते हैं। लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे, लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा, यदि लिगेंड क्या हो? धनावेशित हो। यदि लिगेंड कैसा हो? धनावेशित हो या उदासीन हो। सॉरी, धनावेशित तो हो गई नहीं। यदि लिगेंड कैसा हो? उदासीन हो। धनावेशित तो होता ही नहीं है ना लिगेंड। यदि लिगेंड क्या हो? उदासीन हो, तो नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि लिगेंड कैसा हो? उदासीन हो, तो नाम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। यदि लिगेंड उदासीन हो तो नाम में कोई परिवर्तन, लेकिन यदि लिगेंड पर क्या हो? ऋणावेश हो। यदि लिगेंड पर क्या हो? ऋणावेश हो, तो नाम के अंत में ओ या एटो जोड़ दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं बात कर रहा हूं लिगेंड के नाम के बारे में, लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे? यदि लिगेंड कैसा हो? उदासीन हो, तो नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन यदि लिगेंड पर क्या हो? ऋणावेश हो। लेकिन यदि लिगेंड पर क्या हो? ऋणावेश हो, तो क्या करेंगे? नाम के साथ में या तो जोड़ेंगे ओ या जोड़ेंगे एटो। सर उदाहरण दो, जैसे मान लो कि साइनाइड है CN-। ठीक है, तो इस पर देखो ये लिगेंड पर क्या हो गया? ऋणावेश हो गया। तो इसका नाम के अंत में या तो अपन क्या जोड़ेंगे? ओ या फिर जोड़ेंगे एटो। तो यानी इसका नाम दो प्रकार से लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं अपन साइनो, साइनो भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं साइनेटो। क्या लिख सकते हैं? साइनेटो। आइए समझ में? ठीक है, उसी प्रकार से जैसे मान लो SO4-2 सल्फेट है, तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं अपन? सल्फेटो। एटो लगेगा। क्या लिख सकते हैं? सल्फेटो। ठीक है, उसी प्रकार जैसे मान लो Cl-, तो इसका क्या हो जाएगा? क्लोरो। ओ लगेगा, क्लोरो। क्या लगेगा? क्लोरो। कुछ जगह आपको क्लोरिडो भी लिखा मिल सकता है, क्लोरिडो, क्लोराइड का करके क्लोरिडो कर देते हैं, है ना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? क्लोरो। Br-, ब्रोमो। ओ लग रहा है ना, ओ। ठीक है, तो यदि लिगेंड क्या हो? यदि लिगेंड ऋणावेशित हो, तो लिगेंड के नाम के अंत में ओ या एटो लिखेंगे, यानी उसका समाप्ति जो करेंगे ओ लगा करके एटो लगा के करेंगे।
क्लियर? तो यहाँ तक कोई दिक्कत? कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं। और दूसरा कि यदि लिगेंड जो है अगर सेतु का कार्य कर रहा हो, क्या कर रहा हो? सेतु का कार्य, यानी दो धातु को जोड़ने में, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं लिखता हूँ, इधर देखो Fe और इधर ये मान लो NH2 CH2 CH2 NH2 और मान लो इधर है ये कॉपर। तो देखो इधर ये भी धातु है, ये भी धातु। यहाँ ये लिगेंड क्या कर रहा है? सेतु का काम कर रहा है, देखो जोड़ने का काम कर रहा है। तो यदि लिगेंड क्या कर रहा हो? सेतु का कार्य कर रहा हो। क्या कर रहा हो? सेतु का कार्य कर रहा हो, ठीक है। तो उस लिगेंड का नाम लिखने से पहले अपन क्या लिखते हैं? म्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? म्यू। यदि लिगेंड सेतु का काम कर रहा हो तो उसका नाम लिखने से पहले क्या लिखेंगे? म्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? म्यू। क्लियर? अगली बात करते हैं, लिगेंड की संख्या को कैसे लिखेंगे? अगर लिगेंड की संख्या अगर मान लो 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिगेंड की संख्या 2 हो तो वही तरीका, डाई। 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा, 6 हो तो हेक्सा, 7 हो तो हेप्टा, 8 हो तो ऑक्टा। समान लिगेंड के लिए, ठीक है। यदि लिगेंड 2 है तो डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा, 6 हो तो हेक्सा, ठीक है। इस प्रकार से लिखते हैं। लेकिन यदि लिगेंड के नाम में ही अगर मान लो डाई ट्राई जैसे शब्दों का उपयोग हो रहा हो, यदि लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई जैसे शब्दों का उपयोग हो रहा हो तो क्या करेंगे? जैसे मान लेते हैं कि EN है, इसका नाम होता है एथिलीन डाईएमीन। क्या होता है? एथिलीन डाईएमीन। यदि लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई जैसे शब्द आ रहे हो तो क्या करेंगे? यदि लिगेंड के नाम में ही, ध्यान रखना, यदि लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई जैसे शब्दों का उपयोग हो रहा हो तो ऐसे लिगेंडों के लिए, यदि लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई जैसे शब्दों का उपयोग हो रहा हो तो ऐसे लिगेंडों के लिए यदि 2 हो तो क्या लिखेंगे? बिस। 3 हो तो क्या लिखेंगे? ट्रिस। 4 हो तो क्या लिखेंगे? टेट्राकिस। क्या लिखेंगे? टेट्राकिस। 5 हो तो पेंटाकिस। 6 हो तो क्या लिख देंगे उसी प्रकार से? हेक्साकिस। ये कब लिखेंगे? जब लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई जैसे शब्दों का उपयोग हो रहा हो। जब लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई जैसे शब्दों का उपयोग हो रहा हो तो इसको लिखा जाएगा, ठीक है जी। क्लियर? मिटा दें? मिटा दें? चलो, तो ये तो अपन ने बात कर ली किसके बारे में? लिगेंड के नाम को लेकर। किसको लेकर? लिगेंड के नाम को लेकर। अगली अपन बात करते हैं धातु के नाम के साथ में। इसके सामने धातु का नाम देखिएगा। यदि संकुल जो है, संकुल पर अगर मान लो क्या हो, संकुल उदासीन हो या धनावेशित हो तो नाम में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। यदि संकुल क्या हो, धनावेशित हो या उदासीन हो तो धातु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि संकुल पर क्या हो, ऋणावेश हो, यदि संकुल पर ऋणावेश हो तो धातु के नाम के साथ में एट जोड़ दिया जाएगा, ध्यान रखना। अब यहां पर सोचना, जो लिगेंड था ना, लिगेंड में हमने एटो लिखा था। क्या लिखा था? एटो। और यहां क्या हो रहा है, यहां आप देख सकते हो कि यदि संकुल जो है ऋणावेशित है तो क्या जोड़ देंगे धातु के नाम के साथ में? एट। कैसे? जैसे मान लो जिंक है तो जिंक का नाम क्या हो जाएगा? जिंकेट। क्या हो जाएगा? जिंकेट। प्लेटिनम है तो क्या हो जाएगा? प्लेटिनेट। क्या हो जाएगा? प्लेटिनेट। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट। क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट हो जाएगा। Fe है तो इसका क्या हो जाएगा? फेरेट। क्या हो जाएगा? फेरेट। मान लो गोल्ड है तो गोल्ड का क्या हो जाएगा? ओरम होता है ना, तो ओरेट। क्या हो जाएगा? ओरेट। उसी प्रकार से जैसे और क्या होता है? निकल। निकल का क्या हो जाएगा? निकलेट। ये सब कवर करेंगे जब संकुल पर क्या हो? ऋणावेश हो। संकुल पर क्या हो? ऋणावेश हो। तो ये अपन धातु के नाम के साथ भी क्या जोड़ेंगे? एट जोड़ेंगे। बाकी अगर उदासीन है या धनावेश है तो नाम में कोई परिवर्तन अपने को नहीं करना।
क्लियर, मिटा दें। चलो अगला नियम देखो। अगला नियम क्या है कि धातु जो है उसके नाम के आगे क्या लिखेंगे, धातु के नाम के आगे उसकी ऑक्सीकरण संख्या। धातु है और धातु के नाम के आगे उसकी क्या लिखेंगे अपन, ऑक्सीकरण संख्या। मान लो 2 हो तो ऐसे लिख देंगे रोमन संख्या में। धातु के नाम के आगे उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है किस रूप में, रोमन संख्या के रूप में लिखी जाती है। किस रूप में लिखी जाती है, रोमन संख्या के रूप में उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है। ठीक है, क्लियर। अगला देखो, इसमें और क्या करना है आपको। यदि जैसे मान लो कि ये एक संकुल है, ठीक है, और यहां इसके ऊपर आपको कोई आवेश मिल रहा हो, मान लो -2 जो भी है, और इसको उदासीन करने के लिए यहां पर कोई धनावेश नहीं है या यहां पर कोई ऋणावेश नहीं है, समझना ध्यान से, इधर कोई धनायन या ऋणायन नहीं है, और इसके ऊपर यदि संकुल पर क्या हो, कोई आवेश हो, तो नाम लिखने के बाद नाम के आगे धातु का नाम लिख दिया। धातु का नाम लिखने के बाद उसकी क्या लिख दी, ऑक्सीकरण संख्या लिख दी। ऑक्सीकरण संख्या लिखने के बाद लास्ट में क्या लिखेंगे, आयन। अभी मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आयन। तो इसके कुछ 2-4 एग्जाम्पल मैं आपको करके बता देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले अभी जो अपन फेमस बार बार एग्जाम्पल ले रहे हैं इसी का, K4FeCN6 है ना। ये हो गया आपके एक संकुल यौगिक है, और इसके बारे में अपने को नाम लिखना है। इसका पहला काम धनायन का नाम लिखना है। पहला काम धनायन का नाम लिखना है, और धनायन की ऑक्सीकरण संख्या, धनायन की संख्या को नहीं लिखना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नाम लिखने से पहले सबसे पहला काम जो आपको करना है, नाम लिखने से पहले सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेनी है। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेनी है। सबसे पहला काम ये करना है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेनी है। ठीक है, तो अभी अपन ने निकाल के देखा था कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आती है, +2 है ना। +2 आ रही थी, अभी अपन ने निकाल के देखा था, तो ये अपने को पता है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है, धनायन का नाम लिखना। धनायन यहाँ पर कौन है, पोटेशियम है। तो एक बार इसको अगर मैं तोड़ के देखूं, समझना ध्यान से, देख कैसे टूटेगा, 4K+ और FeCN6-4। मतलब ये हुआ कि यहाँ जो संकुल है इस पर कौन सा आवेश है, ऋणावेश है। जो संकुल है इस पर ऋणावेश है। इसका मतलब सर, अगर संकुल पर ऋणावेश है तो धातु के नाम के साथ क्या लगेगा, 8 लगेगा। ये अपन ने पढ़ा था, और वो अपन लगाएंगे भी, देखो इधर। तो सबसे पहला काम क्या करना है यार, सबसे पहला काम है धातु का नाम लिखना। धातु क्या है, पोटेशियम, लिख दो पोटेशियम। इसकी धातु नहीं रे, धनायन, मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा आज। धनायन का नाम लिखना है, पहला काम है धनायन का, धातु नहीं धनायन का नाम लिखना है। और धनायन की संख्या को नहीं लिखना है, नहीं लिखेंगे, लिख दिया पोटेशियम। ठीक है, आगे उसके बाद लिखते हैं अपन लिगेंड, और सबसे पहले लिगेंड की संख्या कितने हैं, 6, तो हेक्सा। क्या लिखेंगे, हेक्सा। ध्यान रखना, स्पेस नहीं छोड़ना, यहाँ पर स्पेस नहीं छोड़ना, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, फिर लिखेंगे लिगेंड का नाम। साइनाइड है, CN- होता है, और मैंने कहा था यदि लिगेंड पर ऋणावेश हो तो नाम के साथ में क्या जोड़ेंगे, O, तो क्या हो जाएगा ये, साइनो। क्या हो जाएगा, साइनो। उसके बाद लिखेंगे धातु। धातु क्या है, आयरन, लेकिन मैंने बताया था, देखो इधर क्या आएगा इसके ऊपर माइनस, तो क्या लिखेंगे, फेरेट। पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, ये लिख दिया फेरेट। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आती है, मैंने बताया था +2, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये सेकंड। बस हो गया इसका नाम, इसका नाम हो गया। अगर मान लो केवल इसी का लिखना हो, Fe, अगर आपको ऐसे दिया होता, समझना ध्यान से इसको, -4, तो यहाँ पे भी ऑक्सीकरण संख्या तो इसकी कितनी आएगी, +2 ही आएगी। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, धनायन तो कोई है ही नहीं, तो सीधा कहाँ आ जाएंगे, लिगेंड पर। तो कितने लिगेंड, 6, तो हेक्सा, हेक्सासाइनो
क्या हो जाएगा आगे देखो, हेक्सासाइनो के बाद क्या हो जाएगा, फेरेट, हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड। अब बताओ क्या इधर कोई धनायन या ऋणायन है, नहीं है, तो क्या लिखेंगे, आयन, क्या लिखेंगे, आयन। ठीक है जी। तो इस प्रकार से इसका अपन नाम लिख सकते हैं, इस प्रकार से इसका नाम जो है वो लिखा जा सकता है। ठीक है जी, मिटा दें, आगे बढ़े, चलो अगला देखते हैं एक एग्जाम्पल और। चलो जैसे लिया मैंने, ये लिया एक प्लेटिनम NH3Cl3। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या। कैसे निकालेंगे, पोटेशियम कितना है 1, इसकी कितनी होती है +1, इसकी निकालनी, इसको क्या मानेंगे X, प्लस अमोनिया कितनी हो जाएगी इसकी 0, प्लस क्लोरीन कितने हैं 3, कितनी होती है -1। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी बताओ, X बराबर कितना जाएगा आपके पास, अरे कितना जाएगा, X बराबर 2, ये आएगा। अब लिखना है इसका नाम। तो यहां सर लिगेंड 2 है, अब क्या करेंगे, लिगेंड 2 है तो क्या करेंगे, ध्यान रखना यदि लिगेंड 2 आ जाए, अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के 2 लिगेंड आ जाए, तो अपन उसका नाम लिखेंगे अल्फाबेट के क्रम से लिखेंगे। किस क्रम से लिखेंगे, अल्फाबेट के क्रमानुसार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, अल्फाबेट के क्रम से। तो ठीक है, इसको मिटा दूं, चलो इसका लिखते हैं। सबसे पहला काम, धनायन का नाम बोले तो पोटेशियम, क्या हो जाएगा, पोटेशियम। फिर अब देखो लिगेंड 2 है, ये है अमोनिया, अमोनिया का क्या लिखते हैं अपन, एमीन, तो क्या हो जाएगा ये एमीन, एमीन। क्लोरीन कितने 3, तो ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, इसका क्या हो जाएगा प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। क्यों होगा, क्योंकि यहां अगर आप इसको तोड़ोगे तो इस पर प्लस आएगा, तो इस पर क्या आएगा, माइनस आएगा, इस पर क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार के और भी है बहुत सारे एग्जाम्पल अब आप कर सकते हो, ट्राई करोगे खुद से तो हो जाएगा, ज़्यादा कुछ विशेष इसमें नहीं है। ठीक है, तो 1 घंटे की अप्रोक्सीमेट अपनी क्लास हुई है। नामकरण का अगर अपन बात करें, एग्जाम्पल देखो जितने करें उतने कम हैं, है ना। अगर किसी प्रकार की और भी कोई समस्या आ रही तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, मैं उसका आपको सोल्व करके बता दूंगा भी क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं तक करते हैं। अगली एक जो क्लास और लेके जिसमें अपन CFT और आपके VBT है, 2 ही सिद्धांत है, बाकी का टॉपिक आपके हट गए हैं, है ना। तो CFT और VBT है, उसको लेकर अपन जब भी टाइम मिलेगा 2-4 दिन में कोशिश करूंगा मैं इसको ख़त्म करूं, है ना। बाकी आपके स्कूल के अंदर हो ही गया होगा एक रिवीजन के रूप में, ताकि आपको एक छोटा मतलब एक घंटे भर में यार, एक तो ये अगर यहाँ तक आप पहुँचे होंगे ऑफलाइन के अंदर, इस चैप्टर को मैंने ऑफलाइन के अंदर कराया था लगभग 10 से 12 दिनों में, 10 से 12 दिन लगे थे, है ना। ठीक है, तो यानी इतना अगर यहाँ तक अगर नामकरण तक अगर अपन पहुँचते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक भी लगभग अगर आप देखो तो कम से कम 5 घंटे तो लगते ही हैं, 5 दिन, यानी अगर पर डे मतलब 1 घंटे की अगर क्लास मानी जाए तो भी 5 घंटे तो लगते ही हैं। तो 5 घंटे का मैटर जो है आपके 1 घंटे में एक रिवीजन के रूप में क्लियर हो जाए, इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा। थोड़ी स्पीड ज़्यादा रही, एग्जाम्पल अपन ने कम किए क्योंकि समय आपके पास नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या कि कुछ बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर तैयारी कैसे करें, इसका कोई वीडियो बनाओ, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि 2-4 दिन के अंदर जैसे भी मुझे वक्त मिलता है उसको लेकर भी एक वीडियो में 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, जो भी हो, जितना भी होगा, ठीक है, बताएंगे आपको, बताएंगे कि किस प्रकार से सब्जेक्ट को है, किस तरह से पढ़ना है, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, उसको लेकर अपन एक बार चर्चा करेंगे उसको भी। ठीक है, तो आज की क्लास से विदा लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कक्षा आपको पसंद आई होगी। ठीक है जी, तो वहाँ पर एक बार फिर कह रहा हूँ कि नामकरण को लेकर लगभग 40 क्वेश्चन, कितने 40 क्वेश्चन जो है हमने टेलीग्राम पर डाले हैं, उनको आप सोल्व कीजिए। नामकरण का, IUPAC नामकरण का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है जी, तो विदा लेते हैं, धन्यवाद।